आप सभी के सामने भौतिक शास्त्र के सब्जेक्ट विषय को लेकर मैं मंटू कुमार BNSJV विद्यालय का शिक्षक। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने भौतिक शास्त्र के प्रथम अध्याय इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ पढ़ा और हम लोग आज उसी विषय को आगे बढ़ाना करके हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि हम उन बीते कक्षाओं में बताए गए वस्तु विशेष को समझने का और पुनरावृत्ति करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में मुख्य रूप से तीन घटक कह सकते हो। वो क्या था? एक पहला I, दूसरा B और तीसरा R। तो याद करो, I इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, V पोटेंशियल डिफरेंस विभव विद्युत विभव और विभवांतर, और तीसरा कर सकते हैं R रेजिस्टर प्रतिरोध। तो कहने का मतलब कि ये आपका इलेक्ट्रिक करंट भी था, ये इलेक्ट्रिक करंट था आपका, भी जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और तीसरा जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस। वो क्या है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब कह सकते हैं अभी तक जो हम लोग अध्ययन किए हैं उस अध्ययन में तीन घटकों का मुख्य रूप से स्थान है और कहीं ना कहीं यही तीनों के क्रम में हम लोग अभी तो बात कर चुके हैं और इसकी जानकारी आप लोगों को है। तो चलो प्रयास करते हैं आगे इसके और समझने का। यानी अभी तक हम जान चुके हैं करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। एक बार फिर से दोहरा दूं आप लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अंतिम क्लास में कक्षा में उसके बारे में विषय हम लोग पढ़ चुके हैं और साथ में ही रजिस्टर और रेजिस्टेंस के भी बारे में जानकारी हम ले चुके हैं कि रजिस्टर या रेजिस्टेंस किस किस घटकों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। बच्चों, हम लोग ध्यान देने का प्रयास करते हैं कि फिर से एक बार कि रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि आज हम लोग रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ा रेजिस्टर के बारे में कुछ जानकारी समेट लेते हैं। पहला हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, यानी विद्युत धारा को अवरोध करने का वह घटक जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, अवरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं, यानी रेजिस्टेंस करते हैं। ये किसी पर डिपेंड करता है? तो मुख्यतः यदि हम बात करें ओम्स लॉ से तो हमको मिला V जो R होता है वो V by I होता है। R होता है वो क्या होता है? V by I होता है। और यदि हम बात करें रेजिस्टेंस के बारे में, वो क्या है? रेजिस्टेंस जो होता है वो न्यूमेरिकली बात करेंगे किसके बराबर है? R = rho L by A होता है। R क्या होता है? rho L by A होता है। तो बच्चों, यानी ये चीज हम लोग जान चुके हैं कि R क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस रेस्पेक्ट में V by I होता है और रेजिस्टेंस में कंडक्टर डिपेंडेंस होता है वो rho L by A होता है। जहां ये rho है वो क्या है? वो रेजिस्टिविटी है। वो क्या है? रेजिस्टिविटी है। और L लेंथ है, A एरिया है। तो हम क्या इस चीज को समझ चुके हैं? यदि हाँ तो ठीक है, इसका हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि लगता है कि आप लोग इसकी पुनरावृत्ति की पुनः आवश्यकता है तो हम कुछ बातों को थोड़ा समझा दें, क्योंकि हो सकता है विस्मरण हो जाती है बातों को, तो हम इसको समझने का अपना प्रयास कर लेते हैं। कहा गया है कि रेजिस्टेंस जो होता है, R जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है L और A पे। किस तरह से? यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपके पास एक तार है, एक वायर है, उसका अपना कोई ना कोई लेंथ होगा। इसका मतलब ये लेंथ यदि बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। याद रखा जाए, यदि एरिया उसका समान कांस्टेंट रहे तब, एरिया क्या रहे? समान कांस्टेंट रहे तब, यानी एरिया जितना बढ़े और यदि हम लेंथ के बारे में बात करें या घट गया बढ़ जाए, उस स्थिति में आपका रेजिस्टेंस बढ़ घट सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है लेंथ पे। वहीं R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है? एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, वहीं एरिया के घटने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसके बढ़ने, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया का बढ़ना रेजिस्टेंस का कम होना है, एरिया का बढ़ना
रेजिस्टेंस का कम होना है, एरिया का घटना, रेजिस्टेंस बढ़ना है। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से या इसको विद्युत क्रमानुपाती भी कहते हैं। मान इसका मतलब क्या हुआ दिखाया, यदि ये एक वायर है, इसका ये एरिया है, ठीक है, और एक और वायर लेता हूं जो लेंथ बराबर है, एक और वायर लेता हूं इसका इस तरह से, इसका एरिया लिया जाए, मान लो A1 है, ये A2 है, लेंथ ये दोनों का बराबर है। बच्चों ध्यान दोगे क्या है, लेंथ बराबर है। यदि लेंथ बराबर है तो इसके रेजिस्टेंस यदि हम लोग R1 माने, इसके रेजिस्टेंस को R2 माने, तो हम कह सकते हैं, यहां पर देखो ध्यान दोगे, चूंकि A1 यानी एरिया क्या है, बड़ा है, इससे A2 के कंपैरिजन में तो हम कह सकते हैं चूंकि एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है कि इसका डिपेंडेंस होता है, यानी उस पर निर्भर करता है। सारे रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे डिपेंड करता है और साथ में एरिया पे भी डिपेंड करता है, निर्भर होता है। तो चलो समझ पाए, यानी कि R। अब रहने दीजिए इन दोनों को मिला दिया जाए, हमारे लिए ये पहला इक्वेशन होगा हमारा, ये दूसरा इक्वेशन होगा। हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं क्या, इन दोनों के समावेश से हम लिख सकते हैं L/A और यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वल टू रो L/A। क्या लिख सकते हैं, रो L/A, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब बता बच्चों ध्यान से, रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी को कहा गया कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। देखो ये बराबर होगा, कब होगा, इफ यदि L को 1 यूनिट मान लिया जाए और एरिया को भी 1 यूनिट मान लिया जाए, तो उस क्रम में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। दो बात और ऐड कर सकता हूं, दो बात और याद दिला दूं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पे, उस वायर पे, उस कंडक्टर के नेचर पे, प्रकृति पे। यानी जब तक आपका वायर बदले ना, यानी कि यदि आपके पास एक एल्युमिनियम का वायर है, एक कॉपर का वायर है, हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी कॉपर के रेजिस्टिविटी से अलग होगा, भिन्न होगा। हो सकता है इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस समान हो जाए किसी भी उसके लेंथ और एरिया के संदर्भ में, लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगा, भिन्न होगा। क्यों, क्योंकि वो मटेरियल, वो नेचर अलग है, पृथक है। बच्चों इस बात पे हम लोग को ध्यान देना है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसका नाम भी कहा गया, इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यानी क्या हुआ, इस रो का एक नाम है, क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और इसका यूनिट क्या है बच्चों, इसका यूनिट है ओम मीटर। इसका यूनिट क्या है, ओम। तो चलिए हम लोग इसकी पुनरावृत्ति कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हुए इसी रजिस्टर के रेस्पेक्ट में जानने का प्रयास करेंगे, वो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हम रजिस्टर को किस तरह कंबाइन करते हैं। तो बच्चों आज हम उस टॉपिक को बढ़ाते हैं। एक बस केवल आप लोगों की पुनरावृत्ति के लिए था, जहाँ पे कुछ बातें याद करना जरूरी था, क्योंकि अगर किसी चीज को ना ध्यान देते तो आगे हम लोग को समझना थोड़ी कठिनाई होगी। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है बच्चों, वो है कॉम्बिनेशन। वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। वो क्या क्या है हम बात करेंगे, इस पे हम लोग को ध्यान देना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में पहला जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसको लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको लोग श्रेणीबद्ध कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध सीरीज करा। और दूसरा है पैरेलल, उसको तो पार्शियल, यानी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा जो हम कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इन दोनों का मिश्रण कर सकते हो, उसका मतलब मिक्स्ड ग्रुपिंग या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड ग्रुपिंग या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम लोग तीनों को जानने और समझने का बच्चों प्रयास करते हैं। सबसे पहले सीरीज, आखिर इन कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों या इसकी हमें जरूरत क्यों है। देखिए, जब कहा गया कि हमारे पास किसी भी विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता इस रजिस्टर को होता है, तो
तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि हमारे उस आवश्यक अवांछनीय जो रेजिस्टेंस है उसको पाने के लिए कोई एक रजिस्टर काफी नहीं होता है, या फिर उसका जो मान है वो काफी नहीं होता है। वैसे अवस्था में बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, हमें सहायता लेना पड़ता है किस चीज का, तो हमें कॉम्बिनेशन का सहायता लेना पड़ता है, जहां हम अलग अलग रजिस्टर इसका मान या समान हो या भिन्न हो, हम उसका प्रयोग करके उपयोग करके हम लोग उसको श्रेणीबद्ध या पैरेलल या फिर हम इन तीनों में किसी का भी प्रयोग करके हम रेजिस्टेंस के मान को बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे ताकि हमें जो आवश्यकता है जिस रेजिस्टेंस का उसको हम प्राप्त कर पाए। चलिए ये था नीड ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। चलिए तो जो ध्यान दें, पहला है हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या डेफिनेशन बच्चों ध्यान दोगे, इसकी परिभाषा में क्या है, कह सकते हैं टू और मोर रजिस्टर्स या तो रजिस्टर का मान होता है, रजिस्टर तो उसका वैल्यू है, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू be combined in two or more resistors are said to be combined in series combination. In series combination, if they are connected, one after other such that electric current remains same while potential difference is distributed among the resistors, तो जो देख रहे हो क्या डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में जो मुख्य रूप से बात कही गई वो क्या है, पहला है कि हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक रजिस्टर को इस श्रेणीबद्ध कॉम्बिनेशन में, है ना, संयोजन में किया गया है यदि दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर, यानी एक के बाद एक, कुछ इस तरह से हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, सेम हो, मतलब उस विद्युत परिपथ में जिसमें ये रजिस्टर कंबाइन हुए हैं उन सब में करंट क्या हो, सेम हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, पोटेंशियल क्या हो गया हो, डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो श्रेणीबद्ध कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म या फॉर्मूला के लिए लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, मतलब हम इसके फॉर्मूला को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये न्यूमेरिकल, यदि हमें कुछ न्यूमेरिकल बनाना हो तो हम लोग कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ताकि श्रेणीबद्ध संयोजन का इस्तेमाल करना है। चलिए देखिए, इसके लिए पहले तो मैं इसका सर्किट बनाता हूं, उस सर्किट को आप जानने समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, मान लिया जाए कि चूंकि हम लोग श्रेणीबद्ध बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर तीन रजिस्टर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पहले फिगर आपको ढंग से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि फिगर में ही हमारा बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। मान लीजिए इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगा रहे हैं, यानी तीन रजिस्टर के तीन वोल्टमीटर का हम लोग प्रयोग करेंगे, तीन रजिस्टर के लिए तीन वोल्टमीटर का प्रयोग किए। यहाँ पर एक एमीटर लगा रहे हैं ताकि हम जान पाए कि विद्युत धारा क्या है, किस मैग्नीट्यूड का हो सकता है, इसमें प्रभाव हो रहा है। सोर्स के लिए हम एक बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे एक की का इस्तेमाल किया गया है ताकि हम ऑन ऑफ कर सके सर्किट को। तो ये एक छोटा सा सर्किट है। ध्यान दीजिए इसमें कौन क्या है, मान लीजिए इस रजिस्टर का धन रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और ये आपका इन वोल्टमीटर से
ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और ये आपका की है, की जो ऑन ऑफ हो सकता है। बच्चे जब ये ऑफ स्टेट में है, अवस्था में रहेगा, तो यानी कोई करंट पास नहीं कर रहा, कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। जैसे ही ऑन करेंगे, ये प्लस से माइनस टर्मिनल, यहां से करंट पास होगा, ये विद्युत धारा प्रवाह करेगा और विद्युत धारा पास होने से इस धारा में जाएगा और इस तरह से इसका फ्लो होगा, यानी प्रवाह होगा। क्योंकि मेरा डेफिनेशन परिभाषा ये बोलता है कि करंट सब में समान होगा, करंट सब में समान होगा, याद रखिए बच्चों। तो इसका मतलब ओम्स लॉ के आधार पर ओम के जो लॉ है उसके अनुसार कह सकते हो V जो होगा वो क्या आईआर, यहाँ पे आईआर होगा, यानी ये वोल्टमीटर नापेगा, क्या नापेगा आईआर। ये जो नापेगा, मान लीजिए V1 है, ये जो नापेगा V2, वो क्या होगा IR2, और ये जो V3 होगा, ये जो V3 होगा वो क्या होगा IR3 होगा। ठीक है, तो V क्या होता है, V क्या होता है, V IR होता है। बच्चों देखो कि यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि V IR1 IR2 IR3 के रेस्पेक्ट में है और हम लोग नहीं पा रहे। अब यानी कि आप जैसा देख रहे हो कि यानी कि V जो पोटेंशियल डिफरेंस वही का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यदि आपको ये फिगर समझ में आ गया तो आप देखिए इसका मतलब मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैथमेटिकली यानी कि V जो है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3 में। अब हम सभी जानते हैं कि V IR होता है, इसलिए हमें श्रेणी और क्रमशः के लिए है IRS, श्रेणी बस श्रेणी लिख रहे हैं हम लोग IRS, सिर्फ क्रमशः V1 IR1 है, V2 IR2 है और V3 IR3 है। इसका मतलब I कॉमन है, क्या है I1 रेस्पेक्ट कॉमन गया तो R1 R2 और R3 मिला। अब ध्यान दो यहाँ पे IRS है, यदि I कैंसिल हो गया, इसका क्या हो गया RS R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ। क्या हो गया ये, देखो ध्यान दो, यानी कि तीन रजिस्टर के लिए इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है RS क्या है, RS क्या है, RS है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसके लिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के ये फिगर और उसका ये मैथमेटिकल पार्ट, इसको हम क्या समझ पर जान पाए। यदि इसको हम लोग और ध्यान से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पाएंगे क्या, आप मिलाएं और ध्यान दें बच्चों, इस समझना है क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन का किस परिपेक्ष में इस्तेमाल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, इसका क्या महत्व है, यानी कि रिजल्ट क्या मिला हम लोग को, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रिजल्ट मिला हम लोग को तीन रजिस्टर के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन रजिस्टर। यदि यही n रजिस्टर हो, n मतलब कुछ भी हो सकता है, फॉर n रजिस्टर्स, यदि n रजिस्टर है उसके लिए क्या हो जाएगा, RA जो होगा, ध्यान दोगे क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, कहां तक जाएगा ये, Rn तक जाएगा, कहां तक जाएगा ये, Rn तक जाएगा, ध्यान दो बच्चों Rn तक जाएगा। अब इसमें भी एक और बात हो सकती है, एक और बात समझना होगा हम लोगों को, क्या है, यदि ये तीनों का तीनों या फिर हम जितने भी रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं सबका मान, सबका वैल्यू समान हो, बराबर हो, वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, वैसे स्थिति में फॉर, अब देखो ये किस n रजिस्टर था, अब ध्यान दोगे फॉर n इक्वल रजिस्टर, फॉर n इक्वल रजिस्टर, यदि सभी बराबर हो तो वैसे स्थिति में RS जो होगा वो n into R हो जाएगा। क्यों R हो जाएगा सर, क्योंकि सभी के सभी रजिस्टर का वैल्यू बराबर है, R1 R2 R3 अप टू Rn, सब का मान यदि बराबर हो तो वैसे अवस्था में, वैसे स्थिति में RH होता है वो n into R हो जाएगा। तो देखो बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला ये स्पेसिफिक पूछा था किसी एक रजिस्टर, यदि वो n रजिस्टर है तो ये है, और यदि सभी आपस में n से बराबर है तो फिर ये है। तो ये हमारे पास
तीन बेसिक फॉर्मूला और ये उसका मैथमेटिकल पार्ट किस तरह से आया तो हम इसको समझ पाए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो बच्चों ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए और दूसरी बात करते हैं लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूं। दूसरा जो है वो हमारा क्या है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को सारी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, कहा गया कि यदि दो या दो से अधिक रेजिस्टर आपस में कुछ इस तरह से कंबाइंड हो कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे और करंट बढ़ जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। चलिए डेफिनेशन पे आता हूं और फिर मुख्य रूप से जानने का प्रयास भी करते हैं बच्चों। ध्यान दें आप लोग, उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए जानते हैं। तो पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, कह सकते हैं टू और मोर रेजिस्टर्स आर two or more resistors are said to be combined in इसमें parallel combination are said to be combined in parallel combination if each resistors are connected with a common potential difference. Each are connected with a common potential difference. Common potential difference. Such that potential difference is the same. अब चूंकि कंबाइंड कनेक्टेड है हम लोग कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस से कर रहे हैं तो ये पोटेंशियल सेम रहेगा। डिफरेंस सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस remains same while electric current is distributed among the resistors, इसका मतलब क्या हो बच्चों, यानी कि पहला बात तो ये है कि हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक रेजिस्टर को हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तब कहेंगे जब उन सभी रेजिस्टर के जो एंड्स है एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस से या कॉमन सोर्स से कनेक्ट हो कुछ इस तरह कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे और करंट जो है वो बढ़ जाए इसमें सभी रेजिस्टर्स में। तो ये आपका डेफिनेशन है। उम्मीद करते हैं डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोग डायग्राम से भी समझने का प्रयास करेंगे और मैथमेटिकल पार्ट को डिराइव करेंगे कि आखिर हमारा ये रेजिस्टर के मैथमेटिकल फॉर्म पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है। बच्चों चलिए इसके लिए हम फिर एक सर्किट बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट क्या है, चलिए इस पे आता हूं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, आप हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ये इस पार्ट को देखा जाए तो हम अंतिम कड़ी की तरफ पहुंच रहे हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास एक केवलिटी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये हम वो समझ गए इसलिए हम चैप्टर भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाते हैं। देखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, मैंने कहा कि आपकी तीन रेजिस्टर था, ध्यान दोगे। मान लीजिए मैंने तीन रेजिस्टर को लिया, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाऊंगा मैं ताकि आप लोग को समझना आसान रहे। तो मान लीजिए रेजिस्टर आपका R1, ये रेजिस्टर आपका R2 है, ये रेजिस्टर आपका R3। अब क्योंकि मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक कॉमन वोल्टमीटर लगा देते हैं और ये तीन जो रेजिस्टर है तीनों के तीनों पाथ में
3 एमीटर लगा रहे हैं, 3 एमीटर किस लिए? ताकि हम पता कर पाए कि हमारा करंट क्या है। और यहाँ पर एक और एमीटर जो सोर्स से जा रहा है हम लोग उसको ऐड किए और हम लोग फिर यहाँ पर एक की और उसके रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए बच्चों कि हमारा एक सर्किट है, इस सर्किट में हम लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि आखिर हमारा फॉर्मेशन क्या है। तो चलिए अब देखिए जब हमारा स्विच ऑन होगा तो क्या होगा? स्विच ऑन होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, करंट हमारा मूव करेगा। करंट जब हमारी तरफ जा रही है यहाँ पर तो देख पा रहे हो कि मान लो सोर्स से करंट हमारा आई जा रहा है, तो हुआ क्या कि इसमें I1 यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3 करंट बच जाएगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब जंक्शन पॉइंट याद रहे, ये जंक्शन पॉइंट है। मैंने ये बताया था आप लोगों को पॉइंट ऑफ जंक्शन में कि इस तरह से करंट बढ़ता है, यानी कि यही फिर करंट जो I1 आ रहा है, ये जो I2 आया और ये जो I3 आ रहा है, ये पुनः दूसरे एंड में करके I धारा लेकर के इस सर्किट को कंप्लीट करता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों क्या कर रहे हैं कि हमारा करंट क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। चलिए अब इसके गणितीय फॉर्मूला, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है हम उसको डिराइव करते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? चलिए इसको ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे। तो है जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम और करंट बढ़ता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर के इस्तेमाल में हम लोग क्या पा रहे हैं कि I जो है वो बढ़ गया किसमें? I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या है? बढ़ गया I1 प्लस I2 प्लस I3 में। अब याद करें बच्चों ओम्स लॉ का थ्योरी, ये बात करें तो हम लिख सकते हैं V by RP बोलोगे कैसे? चलिए हम समझाते हैं फिर से पुनः। ये हो जाएगा V R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। कैसे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि as चूंकि V इक्वल टू IR होता है तो I क्या होगा? V by R होगा। इस संदर्भ में और इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारा ये करंट चूंकि बढ़ गया है तो I R1 I R2 I R3 के परिप्रेक्ष्य में होगा ये। तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है? V R3 हो गया, V R1 V R2 V R3 हो गया। अब ध्यान दो यदि V समय कॉमन है, V कॉमन है, V कॉमन लिया गया तो क्या होगा? ये I R1 I R2 और ये I R3 रहेगा। V और ये V और ये V क्या होगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो इस पूरे विद्युत परिपथ या पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या बच्चों? उम्मीद करते हैं आप यहाँ समझे हैं, इस वीडियो उठाने हैं। इसको मैं हटाता हूँ, नाम जाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए। ध्यान दीजिएगा रिजल्ट में, रिजल्ट क्या है ध्यान दोगे रिजल्ट क्या है। दिस इम्प्लाइज 1 by RP इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब जब भी आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा बच्चों तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो। जब भी होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा वो इक्वेशन का ये हमारा दूसरा इक्वेशन का रिजल्ट है। अब इसमें किस क्या कहते हैं? इफ देयर आर n number of resistors, n number of resistors, यदि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत अधिक है तो क्या होगा? Then 1 by RP जो होगा वो क्या होगा? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 कहाँ तक जाएगा? 1 by Rn तक जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। आप लोग मेरे बच्चों ध्यान दोगे यहाँ पर रेजिस्टर्स आपको इस तरह से कॉमन है। और यदि उम्मीद करते हैं फॉर्मूला में आया आपको तो, और यदि ये सभी के सभी रेजिस्टर आपस में बराबर हो, ध्यान दोगे यदि ये सभी के सभी रेजिस्टर आपस में बराबर हो, यदि ऐसा स्थिति बनता है बराबर होता है तब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला रह गया? तब हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा? ध्यान दोगे बच्चों की फॉर्मूला क्या होगा? इफ तीसरा चीज, if all the resistors are equal, यदि सभी रजिस्टर आपस में क्या है?
बराबर है, इक्वल है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या मिलेगा हम लोग को 1/rp इक्वल्स टू 1/rp इक्वल्स टू, क्योंकि सब से बराबर है होगा m into 1/r, m into 1/r। इसका मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस rp होगा वो r/n हो जाएगा, r/n हो जाएगा। इस तीनों के तीनों परिप्रेक्ष्य में rp क्या है बच्चों, तो लिख सकते हैं rp क्या है, here rp is equivalent resistance for, इसके लिए for parallel combination, तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल, श्रेणीबद्ध और पार्श्वबद्ध जो कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, वो कुछ इस ढंग से हम डिराइव कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख पाए बच्चों कि हमारे पास दोनों ही सीरीज और पैरेलल में तीन फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल था। इससे हम लोग बहुत सारे समीकरणों और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुख्यतः एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम इसके तीसरे घटक पे आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि जब ये कंबाइंड हो जाए, जब ये मिल जाए आपस में, वैसे स्थिति में सब कॉम्बिनेशन क्या होगा। चलिए हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि वो वैसे स्थिति में हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो तीसरा जो हमारा है, तो तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, तीसरा कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बच्चों इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इस बात को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कभी सीरीज कभी पैरेलल और बहुत सारे तरीके से रेजिस्टर को जोड़ सकता है। तो मैं इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल बताऊंगा और इस एग्जांपल में आप दोनों चीज समझ जाओगे, यानी सीरीज को भी और साथ में पैरेलल को भी। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं कि हमारा सीरीज और पैरेलल का जो मिश्रण रूप है, जिसको हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको हम लोग किस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। चलिए ध्यान कर जाए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के कुछ सर्किट का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलो ध्यान दिया जाए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के सर्किट को, और फिर हम लोग इसके घटकों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम लोग कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। एक बात और आपको बता दूं कि मुख्य रूप से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के ही प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ जाते हैं। सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन पूछा जाता है और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल पूछता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ही पूछता है। चलिए मैं सबसे छोटा उदाहरण लेता हूं, सबसे छोटा आसान उदाहरण लेता हूं, आप मिक्स्ड में समझिएगा। पहला क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टर है आपका और कुछ इस तरह से यहाँ पे एक और रेजिस्टर को बनाया गया है। एक्चुअली ग्रुप फॉर्म के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग को कहीं ना कहीं क्वेश्चन को भी ध्यान रखते हुए समझते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन। इस प्रश्न में हम प्रयास करेंगे दो तीन चीज निकालने का। पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दूसरा करंट, हम दो चीज निकाल कर बता रहे हैं। ठीक है, चलो पहला चीज है कितना करंट जाएगा। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 वैल्यू है सब मान लिया जाए कि 5 ओम है। मान लिया जाए कि कितना है, 5 ओम। ये मान लो क्या है, 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम, और ये मान लिया जाए ये 2 ओम है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो है कि आप फिगर टू फिगर जा सकते हो, फिगर से फिगर का फिगर सॉल्व करके, या फिर आप बता करके कौन क्या है। तो मैं पहले बता कर बात करता हूं कि कौन क्या है। आप देखना है कि R1 R2 है, R3 R पैरेलल। अब आप बोलोगे सर ये तो आप बता रहे हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हम कैसे जाने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझिए यदि आप करंट की धारा प्रवाह करता है, ये I जाता है, तो I यहाँ गया और यहाँ पे चूंकि एक जंक्शन ले रहे हैं, जहां भी जंक्शन मिला उस जगह पर करंट जो होता है क्या होता है, वो बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है I1 और I2 में, इसका मतलब इसके दो पॉइंट के बीच में ये आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इस जानने और समझने सबसे आसान तरीका बच्चों, जहां देखो करंट बढ़ गया क्या है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था 1/RP = 1/R1 + R2, यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या हम सीधे धर दे रहे हैं 1/10 + 1/2 1/10 + 1/2। अब सोचने वाली बात है 1/10 + 2 को सॉल्व करना है तो हमें जानते हैं इन दोनों क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। समझना, मैं आपको बहुत छोटे तरीके से सिखाने का प्रयास करता हूं। देखो एलसीएम लेंगे, हम जानते हैं 10 आएगा, फिर भी आपको दिखाने के लिए बताने के लिए कर रहा हूं। आया कितना 10, यानी कि मुख्य रूप से इसका लेंगे एलसीएम 10 होगा 1 प्लस यहाँ क्या जाएगा 5 हो जाएगा, तो क्या हो गया 6/10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपकी जो हो गया वो क्या हो गया 10/6 मतलब 5, 2 से 5 और 3 5/3 मतलब क्या हो गया 1 × 1 2 यानी कि 1.66 ओम 1.66 ओम क्या आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके एक ऐसा रेजिस्टेंस आया जिसका वैल्यू 1.66 है। इसका मतलब ये फिगर को आप सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इसको हटा करके फिगर टू फिगर क्या करेंगे, इसको हटा करके ये फिगर ऐसा बनाएंगे, ये दूसरा फिगर हो गया। मतलब अब यहाँ 1.66 ओम है, ये कौन है, ये आरपी है। देखिए बच्चों, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का यानी हम लोग सॉल्व करने के पहले यहाँ पे क्या मिला, पैरेलल को सॉल्व किए हम लोग, यानी अब आप देखो ये हमारा सर्किट सरल हो गया, आसान हो गया। अब चूंकि आसान हो गया तो ये 5 और ये 1.66 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ गया हमें कितना है 1.66। अब देखिए, अब देखना है कि ये जो दोनों है आपस में कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दोगे, यानी कि हम लोग होगा आरएस क्या होगा 5 ओम प्लस 1.66 और उनको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, आंसर होगा 6.66 ओम। आंसर हो गया, यानी कि मिक्स ग्रुपिंग का हम कह सकते हैं, यानी कि ये पूरे सर्किट को सॉल्व करके हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर आएगा, एक सिंगल रजिस्टर होगा जिसका वैल्यू, इसका मान हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट होगा। उसका वैल्यू कितना है, यहाँ पर इस जगह में 6.66 ओम। यानी कि जो पिछला फिगर था उसको सॉल्व कर दिया जाए पोटेंशियल को, तो जो मान मिलेगा वो कितना हो गया 6.66। और ये क्या है, इक्विवेलेंट। तो जिस तरह देख पाए कि हम लोग इस सर्किट को समझना पड़ेगा कि आखिर वो कहां पर सीरीज है और कहां पर पैरेलल। इसके लिए मुख्य रूप से पहली बात क्या है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पर भी जंक्शन है वो आपस में क्या है, जहां पर भी जंक्शन है वो क्या है, सीरीज है और पैरेलल है। और उसके बाद जहां हम देख पा रहे हैं करंट बढ़ रहा है पैरेलल, जहां करंट सिंग आ गया क्या होगा, वो हमारा सीरीज होगा। चलिए एक और उदाहरण लेकर समझाने का आपको प्रयास करते हैं, हो सकता है आपको समझ में और बेहतर तरीका से आए। मैं कोई छोटा सा एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैं ऐसा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, ये एक रजिस्टर ऐसा है, ये भी एक रजिस्टर है ऐसा है। चलिए अब इसको हम समझना है कि इसके एंड में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस होगा। ध्यान दो, मान लीजिए आपका 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ये आपका 4 ओम है। ध्यान दो, ये इस तरह से। और ये लेट्स सपोज मान लो यहाँ मैं वैल्यू दे रहा हूँ 20 वोल्ट है, मान लिया 20 वोल्ट है। हम यहाँ पता करने के इस क्वेश्चन प्रयास करेंगे पता करने का कि पहला I क्या है। हम लोग यहाँ खोजना है कि R इक्विवेलेंट क्या है और I क्या है, यानी यहाँ पे करंट जा रहा है वो I कितना करंट जाएगा ये पता कर सकते हैं, पता करेंगे। और साथ में ही हम लोग यहाँ पर I1 और I2 भी पता करेंगे, क्योंकि ये I हमारा बढ़ रहा है। हम यहाँ 3 घटक को पता करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने में उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग के लिए वो ग्रे कार्ड हो जाएगा, जहां पर हम ये जानेंगे कि आप लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिक्स ग्रुपिंग को आप लोग समझ पाए हैं, जान। पहला चीज समझना कहां पैरेलल है। अब देखो जैसे ये सोर्स से आप आगे बढ़े, आपको ये जंक्शन में एक पॉइंट मिला जहां करंट बढ़ा है, इसका मतलब ये पूरा घटक, ये पूरा आपस में पैरेलल है।
अब इस बिंदु और इस पॉइंट के बीच में देखा जाए यहाँ कोई और अन्य बिंदु पॉइंट नहीं है, मतलब इसका कोई नहीं है, तो ये दोनों आपस में जंक्शन पॉइंट जो नहीं है, तो ये दोनों आपस में सीरीज है। ठीक उसी तरह से ये और ये जो आपके जो रेजिस्टेंस है ये भी आपस में क्या है, सीरीज है। ठीक है, ये भी आपस में क्या है, सीरीज है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग कॉम्प्रेशन को ध्यान देगा, समझने का प्रयास। चलिए सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हो कि ये दो आपस में जो है कि एक साथ है, तो कह सकते हैं मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। फिगर टू फिगर क्या है, बहुत आसान तरीका है, वो क्या है, इस फिगर में ऐसा 5 और 5 क्या हो गया, 10। यहाँ क्या होगा, ये भी 10। आप यहाँ लिख सकते हो कि सीरीज में जुड़ता है तो 5 + 5 के 10 और आया, और साथ में दूसरा सीरीज में भी हम लोग 6 + 4 के ये भी 10 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग को एक सिंगल रजिस्टर में एक ही रजिस्टर में क्या बचता, इसका मतलब इसकी दोनों इक्वल है, तो R = 10/2 मतलब 5 ओम, यानी इसका रजिस्टर कितना होगा, 5। इसका मतलब R इक्विवेलेंट जो हो गया वो क्या हो गया, 5 ओम है। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5 ओम। 5 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब आते हैं करंट, मैंने बोला करंट निकालना है, क्योंकि देखो I क्या होता है ना, ध्यान दो, I क्या होता है, V/R होता है। तो V/R इक्विवेलेंट कितने निकालेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, ये 20 है, तो 20/5 यानी 4 एम्पीयर। यानी हम कह सकते हैं यहां से कितना एम्पीयर जा रहा है, तो यहां से 4 एम्पीयर जा रहा है। यानी पहला आंसर और दूसरा मिल हम लोग को R इक्विवेलेंट आपको था 5 ओम, और उसके बाद पहला इक्विवेलेंट हमको मिल गया 4 एम्पीयर, और हम लोग दूसरा दो निकालना है। मुझे ध्यान दोगे, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 20 वोल्ट है, ये और ये जो घटक n है, यानी यहां पर और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यानी इन दो रेजिस्टर को भी 20 वोल्ट मिलेगा, इन दो रेजिस्टर 20 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना था, 5 और 5 10, 5 और 5 10 था। तो हमारा I1 जो होगा वो V/RS मतलब कितना, 20/10 मतलब 2 एम्पीयर होगा। कितना होगा, 2 एम्पीयर। यानी इसका मतलब यहाँ पर आपका करंट 2 एम्पीयर जाएगा, ये कितना होगा, 2 एम्पीयर। क्योंकि ये भी 10 ही है, फिर उसी फॉर्मूला आएंगे तो I2 भी कितना हो जाएगा, 10 एम्पीयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी 20/10 ही है। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 2 एम्पीयर। यानी कि हम लोग को पूरा ये फॉर्मूला 2 एम्पीयर मिल गया। इस तरह से हम लोग करंट को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बच्चों ये इस तरह से हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग समझ और जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम जान पाए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या है। अब इसके आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो विद्युत धारा का यदि हम बोले तापीय प्रभाव क्या है, तो उस तापीय प्रभाव के अनुसार समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से कहा गया मतलब यानी कहीं पर भी यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान दो बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा। यानी कि आप देखिए कोई बल्ब को देखिए, यदि बल्ब ग्लो कर रहा है तो रोशनी देता, साथ में गर्म भी होता है। आप पंखा चलाते हो तो क्या पंखा चलता है, लेकिन पंखा चलने के बाद तुरंत उसको आप छूओ, टच करो, स्पर्श करो तो पंख चलेगा कि वो भी गर्म हो जाता है। और साथ में कुछ ऐसे डिवाइस भी बनाए गए हैं जिनका मुख्य रूप से काम उनको गर्म यानी कि ताप देना, हीट देना है। तो हीट जो देने का कंसेप्ट है उसमें कैसे, रूम हीटर ले लो, ठंड के मौसम में इस्तेमाल होता है, वाटर हीटर लो जो पानी गर्म करके इस्तेमाल होता है। इवन हमारे पास कुछ ऐसे चूल्हे हैं जिसमें खाना पकाया जाता है, उसको हीटर भी कहा गया है, तो वो भी आपका मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। तो कहा गया है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आता है क्या कि इसको मुख्य दिए कौन थे, तो ये साइंटिस्ट का नाम था जूल, जिन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को दिया। टॉपिक हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके जो मुख्य रूप से 3 जो स्टेटमेंट है, बिंदु क्या है, उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू जूल क्या कहा कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर कैरी करंट I having resistance R for time t is, यानी कि यदि किसी कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस R है
उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है टी समय के लिए, तो कहा क्या गया दैट हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट होगा जो एच होगा वो क्या होगा, पहला बिंदु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज एच प्रोपोर्शनल टू आर। और तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर एच प्रोपोर्शनल टू टी। यानी मुख्य रूप से तीन बिंदु, तीन पॉइंट है, यानी H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, मतलब करंट के बढ़ने से हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के बढ़ने में हीट बढ़ेगा, और साथ में टाइम के बढ़ने से भी हीट बढ़ेगा। कितने अधिक समय तक के लिए आप करंट को पास करा रहे हो उसके अनुसार से हीट भी आपका बढ़ेगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि तीन मुख्य रूप से जो पॉइंट हैं इनको समावेश किया जाए, एक साथ लाया जाए, तो हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम ये मानेंगे कि सभी घटकों की रूप से देखिए H इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K I स्क्वायर RT लेंगे, और यदि हम यहाँ पर सभी घटकों को यूनिट 1 यूनिट मान लिया जाए, एक मान लिया जाए, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। कब होगा ये कब होगा, इफ K is taken as 1, जब हम K को 1 मान लिया जाए उस कॉन्टेक्स्ट पे हमारा ये होगा, क्या होगा I स्क्वायर। और K का 1 कब होगा, K 1 कब होगा, जब हीट 1 जूल हो, करंट 1 एम्पीयर हो, रेजिस्टेंस 1 ओम हो और टाइम 1 सेकंड हो, तब K का वैल्यू भी 1 लिया जा सकता है। बच्चों इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के लिए दोबारा हीट है वो क्या है I स्क्वायर RT है, क्या है I स्क्वायर RT का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट भी है बच्चों कि आखिर ये जो पार्ट है कैसे है। ठीक है, चलिए तो एक हमारा जूल्स लॉ है, और जूल्स लॉ के साथ क्या कोई और तरीका है जिससे हम इन सभी पॉइंट को समझ पाए या जान पाए? नहीं, हाँ, इसका एक और तरीका है जहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, तो जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं किसी भी कंडक्टर के रेस्पेक्ट में हम समझेंगे भी क्या आया होता है, और हम तो जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में कहा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस मैथमेटिकल आप करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस रेस्पेक्ट में कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब वर्क जो होगा VQ बराबर होगा, हम सब जानते हैं जितना वर्क होता है, जितना वर्क होता है उतना ही एनर्जी होता है, जितना वर्क होता है उतना ही एनर्जी होता है। हम कह सकते हैं इस वर्क को एनर्जी के बराबर दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में EE के रूप में हम लोग लिखेंगे VQ, और हम कह सकते हैं हमारे यहाँ की EE जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। या फिर हम सिंपली इसको E भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को E भी ले सकते हैं, आप चाहे E भी ले सकते हैं। अब यहाँ तो VQ है, फर्दर हम V को रिप्लेस करते हैं IR से, V को सकते हैं हम लोग IR से, या फिर ऐसा कर सकते हैं पहले हम Q को रिप्लेस करते हैं, तो Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT, तो फॉर्मूला क्या आ गया VI। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम E से या फिर सिंपली E से लिखें, या केवल E से लिखें, या फिर हम केवल E से लिखें, तो E इक्वल टू VIT हो गया। एक और फॉर्मूला सकते हैं, यानी ये हमारा क्या एक फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, ठीक है, VQ फॉर्मूला एनर्जी का। अब V को रिप्लेस करो IR से, IR इनटू I, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो आपका जो एनर्जी हो गया, तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर RT। अब एक और बात जानिए कि I जो V बाय R होता है, I जो क्या होता है V बाय R होता है, तो हमारा एनर्जी जो हो जाएगा वो V स्क्वायर बाय R, ये R इंटू R इंटू T, एक R एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एनर्जी जो है वो V स्क्वायर बाय R इंटू T हो गया। ये भी फॉर्मूला हो गया हमारे पास। एंड मुख्य रूप से देखा जाए तो एनर्जी का तीन फॉर्मूला है। ये एनर्जी आपका हीट के फॉर्म में किसी फॉर्म में हो सकता है, तो वो हमारा एनर्जी फॉर्मूला VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बाय R इंटू T हो गया। ये हमारा तीन फॉर्मूला है। चलिए बच्चों इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हम इलेक्ट्रिक पावर को समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर को देखिए, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है।
तो इलेक्ट्रिक पावर एग्जैक्टली क्या होता है? जब तो क्लास 9 में हम डिस्कस किए हैं, पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, और मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। यहाँ पर जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो नहीं होगा, तो क्या होगा? कुछ अलग। किस तरह, किस रेस्पेक्ट में? तो ध्यान दें बच्चों कि क्या किस रेस्पेक्ट में हमारा अलग है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा ये अलग क्यों और कैसे है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? टॉपिक देखो इलेक्ट्रिक, ये हमारा अंतिम टॉपिक भी है इस पार्ट का, इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिक पावर क्या है कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर ऑफ डिवाइस, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ a device is defined as the rate at which electric energy is converted into any other form. क्योंकि कहीं ना कन्वर्सन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, कन्वर्सन ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर ऑफ डिवाइस इज डिफाइंड एज द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द डिवाइस। तो हम कैसे मैथमेटिकली क्या होगा? तो मैथमेटिकली कर सकते हो, मुख्य रूप से गणितीय विधि से मैथमेटिकली याद रखोगे, कर सकते हो इलेक्ट्रिक पावर। यदि इसको लोग पी से डिनोट करें तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। अब हम पिछले में पॉइंट में देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, तीन तरह का फॉर्मूला हमको मिला था, तो उन तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? देखो ध्यान समझने का प्रयास करें। तो कह सकते हैं एज, तो P क्या होता है आपको? V/T/3 या पावर लिख सकते हैं I²T/T, या हम लिख सकते हैं P V²R/T/T। ये तीन फॉर्मूला था, इन तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो पावर का जो हमारा फॉर्मूला मिलेगा T सब में कैंसिल हो जाएगा, T सब में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला बच्चों ध्यान दोगे, इन तीनों से क्या क्या मिला? पहला P क्या हुआ? V है। याद रखना बच्चों कि ये तीनों फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पावर के लिए। तो P क्या हो गया? तो I², क्या हो गया? I²। तीसरा क्या हो गया? P V²। इस तरह से पावर का हमारे पास तीन फॉर्मूला होगा बच्चों, ध्यान दोगे कि ये तीन फॉर्मूला, और तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल से हम लोग पावर को निकाल सकते हैं, इस डिवाइस का इलेक्ट्रिक पावर को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसके यूनिट पे। इसका ऐसा मात्रक यानी ऐसा यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर का जो ऐसा यूनिट क्या है, हम लोग उस पे आते हैं। चलिए ध्यान दें, ऐसा यूनिट क्या है? तो बेटे क्या हमारा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। क्या है? वाट है। वाट है। अब बोलो वाट होता क्या? जैसा यहाँ पर P इक्वल्स टू क्या था? E/T मतलब 1 वाट इक्वल क्या होता है? 1 एनर्जी का पर जूल टाइम पावर सेकंड, तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड मतलब 1 वाट को लिखा करेंगे, डेफिनेशन क्या होगा उसका? डेफिनेशन क्या होगा? डिफाइन 1 वाट यदि आपको प्रश्न पूछ दिया गया तो क्या लिखोगे? लिखेंगे व्हेन, ऐसा लिखो, इलेक्ट्रिक पावर of a device is said to be
said to be 1 watt if 1 joule of electric energy, if 1 joule of electric energy is utilized by the device, if 1 joule of electric energy is utilized by the device to convert electric energy into any other form in 1 second, मतलब electric power device said to be 1 watt if 1 joule of electric energy is utilized by the device to convert electric energy into any other form in 1 second. 1 सेकंड में उस डिवाइस के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में परिवर्तन करने के लिए जो हम कह सकते हैं उसकी क्षमता है, ताकत है, काबिलियत है, वो उसका इलेक्ट्रिक पावर को हम 1 वाट कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 वाट कहेंगे। अब इसमें कुछ हम लोग को और ऐड करना चाहिए। वो 2 बिंदु 2 पॉइंट है जिसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बच्चों वो क्या है 2 पॉइंट? ध्यान दोगे क्या है? इसका एक कमर्शियल है। यदि आप किसी दुकान में जाए, आपको इलेक्ट्रिक मोटर खरीदना हो, पंप, जेट पंप खरीदना हो, तो आपसे पूछता है कि कितने वाट का दे, शुरू होता है कितने एचपी का दे। एचपी यानी हॉर्स पावर। बच्चों याद रखोगे, इस नोट करना है हम लोग को क्या कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज एचपी और 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट, मतलब 746 जूल पर सेकेंड होता है। तो 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट या 746 जूल पर सेकेंड होता है। तो इसको आप याद रखें बच्चों कि एचपी जो है इसका फुल फॉर्म जो है हॉर्स पावर से है। एचपी इसका मतलब क्या है? ये हॉर्स पावर के रूप में जाना जाता है। एचपी को हॉर्स पावर कहते हैं। और इससे आगे बढ़े एक और टर्म हम ले सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। यानी हमारे घरों में जो बिजली बिल आता है वो किस रूप में आता है? तो यूनिट में आता है। किस में आता है? यूनिट में आता है। तो हमारा एक और टर्म आता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में, वो है यूनिट के तौर पे। क्लास 9th में जब आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे तो उसमें इसके बारे में बताया गया, समझाया गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है और किस रेस्पेक्ट में होता है। तो हम कह सकते हैं, एक और टर्म ले सकते हैं, वो है क्या? बोल सकते हो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज kWh। अब दिमाग में kWh क्या है? तो क्या है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होगा? यदि कन्वर्ट किया जूल में, तो कन्वर्ट करने का प्रयास करें कि 1 किलोवाट कितना जूल है, तो लिख सकते हो 1 किलो 10⁻³ वाट और आवर मतलब क्या? 3600 सेकेंड। मतलब कुल मिलाकर देखा जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ वाट सेकेंड होता है। ऐसे वाट सेकेंड पर जूल करते हैं तो क्या हो गया? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 1 kWh इक्वल टू हो गया 3.6 × 10⁻⁶ जूल। यानी बच्चों इस तरह से हम जान पाए कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर होता है। और इस किलोवाट आवर में 1 किलोवाट, यानी इसको इसमें परिभाषित करके क्या कह सकते हो कि यदि कोई ऐसा डिवाइस है इसका पावर 1 किलोवाट है और यदि वो 1 घंटे के लिए 1 घंटे को इस्तेमाल किया जाए तो कितना एनर्जी का खपत करेगा? वो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज करेगा? तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। और इसी 3.6 × 10⁻⁶ जूल को हम लोग यहाँ पर 1 यूनिट कहते हैं।
आपको देखो बच्चों कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक बिल जो पे करना पड़ता है जैसा कि 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, तो आपके घर में 100 यूनिट की बिजली उठा तो आपको 5 गुना 100 यानी 500 रुपए पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने 3.60 जूल एक यूनिट के रूप में आपने उतने ही 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना एनर्जी आपने खपत किया है। आपने बल्ब, फैन, बिजली, आपको घर में जो भी डिवाइस है आपने उसको इस्तेमाल किया है। इस तरह से बच्चों देख पाते हैं कमर्शियल यूनिट का भी अपना प्रयोग है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बिल को निकालने के लिए। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोग बहुत सारे बिंदुओं को समझे और समझने का प्रयास किया बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। अब आप लोग से बस ये मेरा दरखास्त कहें या आपसे गुजारिश है ये कि आप मेरे द्वारा बताए गए पाठ को पढ़ने और समझने के बाद एक बार पुनः एनसीईआरटी के किताब को लेकर के आप एक बार पुनरावृत्ति करें और याद रखें लाइन बाय लाइन पढ़ें बच्चों। यदि आप पूरे पाठ को एकदम कतारबद्ध तरीके से अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते हो और हमारे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका ये पाठ बहुत ही सरल हो जाएगा। और आपको फिर याद दिला दूं, यदि आप ये पाठ इलेक्ट्रिसिटी यदि आप 10th में अच्छी तरह पढ़ाई कर लेते हो तो आपको ये पुनः क्लास 12th में 12वीं कक्षा में आपको ये फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि मेरे द्वारा बताया गया बात आपको समझ में आए, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। पुनः फिर